का जो टॉपिक चल रहा है वो है वेक्टर अलजेब्रा। तो पोजीशन वेक्टर को आप समझने से पहले आपको ये पहले ही बता दिया था कि जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं, जितने भी बिंदु होते हैं, वो सभी कहाँ से मेजर किए जाते हैं, वो ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। तो सभी जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ से मेजर किए जा रहे हैं, वो सभी ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये O4 क्या हो जाता है, ओरिजिन है, और आपके सामने यहाँ पे आपका एक पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट दे रखा है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ऐसे समझ के चलो, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। अब आपको इस तरह से वेक्टर निकालना है, आपको ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर की पोजीशन निकालनी है, ए बी वेक्टर की आपको पोजीशन बताना है। तो वो क्या होगा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ए और बी क्या थे, दोनों ही आपके बिंदु थे, आपके पॉइंट्स थे। अब दोनों पॉइंट्स को जैसे आप मिलाओगे तो यहाँ पे एक आपको एक वेक्टर मिलेगा। अब आपको जो वेक्टर मिला है तो वो किस तरह से स्थित है और इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं दो बिंदुओं के मिलाने पर, तो वेक्टर किस तरह से बनने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आपने यहाँ पे ये देखा कि आपका ये ए बिंदु है। अब ए बिंदु है तो ए बिंदु के भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट होंगे और बी बिंदु के भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। कोऑर्डिनेट क्या है आपके एक्स वाई जेड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ ओरिजिन से इस बिंदु की पोजीशन को देखो, यदि ओरिजिन से यदि इसकी स्थिति देखोगे तो इस तरह से ओ ए है, क्या है, ओ ए है। इसी तरह से आप ओरिजिन से बिंदु बी की भी पोजीशन निकालोगे तो ये आपकी पोजीशन किस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। और जो ए बी वेक्टर है वो इस तरह से है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बना रहे हैं भाई, त्रिभुज बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो आपका ओ ए और बी, ओ और ए और बी ये क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। अब त्रिभुज बना रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए भाई, ट्रायंगल रूल पता होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जब ट्रायंगल बना रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ मैंने ये बताया था कि जितने भी वेक्टर्स हैं एक दूसरे को यदि वो फॉलो कर रहे हैं और क्लोज्ड शेप बना रहे हैं तो इन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है वो जीरो होता है। उन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो आपको ये सब बता दिया था। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना था कि जो भी वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं उनको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है और एक तरफ रखना है। और जो वेक्टर आपका विपरीत हो उसको हम बराबर में रख लेते हैं। और इसको हमने एक नाम से भी जाना था, एडिशन वेक्टर। तो दो वेक्टरों का क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो दो वेक्टरों का एडिशन भी हम किससे निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ से कराते हैं, ट्रायंगल रूल से हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ओ ए और ए बी ये दोनों ही वेक्टर कैसे है भाई, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो ओ ए वेक्टर आप करोगे प्लस का ए बी वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर प्लस के ए बी वेक्टर और बराबर के क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि ये आपका क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो आपका ओ बी वेक्टर आपका बराबर में आ जाएगा। तो ओ बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा। अब ओ ए वेक्टर को आप इसको बराबर में लेके जाते हो तो आपका जो हो जाएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहां से आपको क्या पता चल गया, यहां पर आपको पता चलेगा कि ए बी जो आपका वेक्टर बना था, दो बिंदुओं से जो ए बी वेक्टर बना था, तो उसकी क्या स्थिति है और हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ओरिजिन से आप बी पॉइंट को निकालो और उसमें से आपको ए पॉइंट को घटा देना है तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, ए बी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करें तो ध्यान से देखो, जैसे कि आपसे बोला गया कि हमें ए वेक्टर दे रखा है और ए वेक्टर जो है वो ओरिजिन से कहीं ना कहीं डिस्टेंस होगा, जो कि आपको दे रखा है 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप।
और आपसे बोला गया कि बी वेक्टर जो है आपका 3i कैप और माइनस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप है। तो आपसे बोला गया कि ए बी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया भाई? ए बी ज्ञात कीजिए। तो जब ए और बी यदि आपको वेक्टर देके चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं किससे मेजर है? ए पॉइंट और बी पॉइंट जो ए बी वेक्टर है वो बेसिकली किससे मेजर किए गए हैं? ओरिजिन से। लेकिन आपको यहाँ पे ए बी बताना है। ए बी का मतलब है ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों वेक्टर्स को मिलाने वाला वेक्टर चाहिए। तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे भाई? अब हमें आपको ये पता ही है कि आपको ये पता चल गया कि ए बी वेक्टर जो है वो क्या होता है? ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो आपको ओ बी वेक्टर ये मेजर किया जाएगा कहां से? ओरिजिन से। ये भी कहां से मेजर किया जाएगा? ओरिजिन से। तो इसको आप क्या करोगे? घटा दोगे। तो ये आपका आएगा 2i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप, और इसमें से आप माइनस करोगे भाई 2i कैप और प्लस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप। अब इसको जब माइनस करोगे तो देखो आई वाले में से आई वाले को घटा देना है, जे वाले में से जे वाले को घटाते हैं, के वाले में से के वाले को घटाते हैं। तो आपका पहले ही सेशन में आपको करा दिया था कि किस तरह से हम एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करते हैं, वो आपको पहले ही करा दिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें से इसे घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आई कैप। इसमें से इसे घटा रहे हो, ये माइनस का 3 आएगा तो ये माइनस का 2 है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5j आ जाएगा। इसको इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा भाई? प्लस का 2k कैफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया भाई? ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि यदि हम ए वेक्टर की बात करें और इसके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं, क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं भाई? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। निर्देशांक यदि हमें लिखने हैं तो निर्देशांक किस तरह से लिखते हैं आपको ध्यान रखना है। स्मॉल ब्रैकेट लगा के चलोगे और पहले आपका एक्स एक्सिस का आएगा, फिर कॉमा, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी, फिर जेड एक्सिस की गोली क्या आएगी? वैल्यू आएगी। ठीक है कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। क्या आएगी भाई? एक्स एक्सिस का मान, फिर वाई का, फिर जेड का। किस तरह से? जैसे कि यहाँ पे वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दे रखा है, तो यहाँ पे x है आपका 2 और y है आपका 3 और z है आपका 4। यदि आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो, निर्देशांक आपको दे रखे हो, तो आप आराम से बता सकते हैं ये कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है। ये 2i कैप है, ये 3j कैप है और ये आपका 4k कैप है। इसी तरह से आप बी वेक्टर के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि बी वेक्टर के भी कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई? ये आ जाएगा 3 और ये आपका -2 और ये आपका 6 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का बहुत ज्यादा महत्व है आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि ए पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -5, 6, और इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 3, -2, तो आप डायरेक्ट ए बी वेक्टर बता सकते हो या ए बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 2। इसमें से इसे घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हुए चलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला जाता है कि कोई भी आपको त्रिभुज दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कोई भी आपका ट्रायंगल है ABC, और ABC के जो कोऑर्डिनेट हैं, ABC के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दे रखे हैं 1, 2, 3 और 1, -1 और 2 और 1, -1 और +1। ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये आपका पूरा एक वेक्टर है A, B और C। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा? A B वेक्टर, B C वेक्टर और A मतलब आपका C A वेक्टर। ठीक है,
तो ये आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको आने चाहिए भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले आपका ये काम है कि आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आने चाहिए। अब आपने कौन कौन से ट्रायंगल पढ़ रखे हैं ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें, सबसे ज्यादा जो चर्चे में रहता है वो आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं भाई, जिसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जिसे बोलते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको इसकी इतनी खासियत पता होना चाहिए कि इसकी जो तीनों साइड हैं, इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो कैसी होती है भाई, इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इक्वल होती है समबाहु त्रिभुज की। यदि हम बात करें समद्विबाहु, अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्या याद होना चाहिए, यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें क्या कंडीशन होती है ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी से आप जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि सम और दो, द्वय मतलब होता है दो। तो यहाँ पर आपकी दो साइड, यहाँ पर आपकी दो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर आपकी दो साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, और एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और एक हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा भाई, इसमें आपकी जो तीनों साइड्स हैं, तीनों ही साइड्स कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तीनों साइड्स कैसी होंगी, अलग अलग। क्या होंगी भाई, अलग अलग होने वाली है, अलग अलग, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए भाई विषमबाहु त्रिभुज, जिसे आप क्या बोलते हो भाई, इसको क्या बोलते हैं, आपका स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए, एक आपका क्या होता है भाई, आपका समकोण त्रिभुज भी होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज याद रखनी है, समकोण त्रिभुज मतलब आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके बारे में हम बहुत कुछ सिखा चुके हैं। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको एक चीज याद होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या एक चीज पता होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप क्या बोलते हो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं पाइथागोरियन, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है, आपका ये कहता है कि आपका कर्ण पे स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, हाइपोटेनियस पे स्क्वायर, परपेंडिकुलर पे स्क्वायर और बेस पे स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम होती है जो ज्यादातर काम आती है, क्योंकि आप जब वेक्टर पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं ये दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। पीयूष सिंह आपका स्वागत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आगे देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो ट्रायंगल्स हैं ये आपके सभी ट्रायंगल्स होते हैं, और इसमें आपको ये कंडीशंस पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हमें इसको डेप्थ में पढ़ना है ट्रायंगल से रिलेटेड तो उसका अलग एक सेशन बनेगा, उसको आप देख सकते हैं और अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देखो इस चीज का आंसर हम दे सकते हैं, बाद में दे देंगे, पहले हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं मथुरा से हूं, आपको बता दूं, मथुरा से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसके बारे में इतना सा आपको नॉलेज होना चाहिए यदि आप वेक्टर कर रहे हैं तो, ठीक है। अब वेक्टर आप कर रहे हो तो इसमें देखो ये पूछा जाता है कि ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं तो एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, और ये जो ट्रायंगल है वो आपका कौन सा ट्रायंगल है ये आपको बताना होता है।
ये आपको क्या करना होता है, बताना होता है। तो आप किस तरह से बताओगे, तो सबसे पहले आपको साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो साइड्स आपकी कौन कौन सी है भाई, एक तो आपका ए बी साइड है, और एक आपका बी सी साइड है, और एक आपका सी ए साइड है। तो ये तीनों ही साइड्स आपकी दे रखी हैं। अब आपको ये तीनों ही साइड्स आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, तीनों ही साइड्स आपको निकालनी है, ठीक है। अब तीनों साइड्स कैसे निकालेंगे, देखो आपको अभी बताया था कि यदि हमें ए बी साइड चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, ओ बी माइनस के ओ ए वेक्टर करके चलोगे। बी सी निकालना है तो आप लिखोगे ओ सी माइनस के ओ बी वेक्टर निकालोगे। देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखो बाद में जो दे रखा है उसमें से पहले वाले को घटाना होता है। इसी तरह से आप ओ ए माइनस के आपका क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से, आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अब इसमें से इसे घटा के देखो कि भाई बी सी बी वाले में से ए वाले को घटाओ, तो एक में से एक चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आई कैफ आ जाएगा, प्लस इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 3 जे कैफ। इसी तरह से इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का के कैफ आ जाएगा। तो आप ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि आपका आ जाएगा ये आपका जीरो कैफ, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 3 जे कैफ और माइनस का के कैफ, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे निकालना है बी सी वैक्टर, और बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस के ओ बी आएगा। अब ओ सी और माइनस के ओ बी, तो इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का आएगा, और माइनस का 1 आएगा, और जो कि क्या है, के कैप बचेगा, केवल के कैप बचेगा। इसी तरह से यदि आप इसमें से इसे घटाओगे तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो आएगा भाई माइनस का 3, और माइनस का 3 कौन है भाई, बाई एक्सेस वाला बच रहा है, इसे हम बोलते हैं जे कैप। अब इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आप आगे क्या करोगे, यदि हमें ट्रेंगल के बारे में बताना है तो उसकी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। और लेंथ के लिए वेक्टर में क्या बोलते हैं, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये चीज आपको ध्यान आना चाहिए। यदि हमें किसी साइड्स की लेंथ चाहिए तो इसका मतलब हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप ए बी का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो क्या आ जाएगा भाई, आपको पता ही है कि आप क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, और आई कैफ का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करोगे, ऐसे ही जे कैफ का कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, और के कैफ का भी आप कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, और इन तीनों को क्या करोगे भाई, जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो आप इसको करके देख सकते हो। और यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 9, और ये आपका क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, और √10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपको देखना है बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे केवल 1 दे रखा है, तो √1 का स्क्वायर करोगे, और माइनस का है तो -1 का स्क्वायर करोगे, तब भी आपका प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यदि आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइव चैट में आप बता सकते हैं आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या निकालोगे भाई, सी ए, और सी ए निकालोगे तो रूट लगाओगे, और आपका इसका स्क्वायर करो तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा भाई 4, और ये आपका आ जाएगा √13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका √10 है, और ये एक है आपका √13 है। तो यहाँ पे तीनों ही साइड्स कैसी आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो यहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट हैं, लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में भी आपको एक चीज देखने को मिला होगा कि तीनों ही साइड्स वैसे ही अलग भी हो सकती हैं, लेकिन यदि वो उनको फॉलो कर रहा है, किसको, जैसे आपका बोला कर्ण पे स्क्वायर इक्वल टू लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, यदि उसको ये फॉलो कर रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल को भी बना सकता है। क्या
इसकी कंडीशन कोई आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका हाइपोटेनियस क्या है और कर्ण क्या है? तो आपका इन तीनों में जो सबसे बड़ी आपकी लेंथ है, जैसे रूट 10 है और ये आपका 1 है और ये आपका रूट 13 है, तो ये आपका 3 के स्क्वायर के लगभग ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इससे तो ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा, और इन दोनों का स्क्वायर करके हम सम करें तो ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये हम चेक करना है। तो 10 प्लस 1 तो 13 प्लस नॉट इक्वल टू आपका 11, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अब हमारे पास एक ही कंडीशन है, यदि तीनों ही साइड्स कैसी हैं, डिफरेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, क्या आ जाएगा भाई, विषमबाहु त्रिभुज। क्या आ जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यदि यहाँ पे दो साइड इक्वल आ जाती है और जब तीसरी साइड यदि डिफरेंट है तो वो क्या कहलाता भाई, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। यदि आपकी तीनों ही साइड इक्वल आ जाती तो वो क्या कहलाता, समबाहु त्रिभुज कहलाता। और यदि इस कंडीशन को ये फॉलो कर देता कि कर्ण पे स्क्वायर इक्वल टू लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, तो हमें 100% आपको क्या बताना होता कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है कि नहीं? तो इसके साथ साथ आपके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो आपका ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कभी कभी ये आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? और इसके स्क्वायर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपको यहाँ पे डायगोनल्स पूछे जा सकते हैं। तो ढेर सारे आपके क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे, लेकिन आपको अभी कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। आपको पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड हमें यदि ए भी निकालना है, बी से निकालना है और सी ए निकालना है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो आपका क्या है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को हम आज की क्लास में समझेंगे, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्लासेस अलग से करेंगे, जिससे सभी कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी अब कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है कि नहीं, डायरेक्शन कोसाइन। तो आपका क्या है कॉन्सेप्ट आपका भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है कि नहीं? ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर बार इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्शन रेशोज, तो ये आपका क्या होता है, इसे हम बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। और आप क्या बोल सकते हो भाई, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिक् कोसजान, दिक् कोसजान। ठीक है, तो दिक् कोसजान, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो डायरेक्शन रेशो क्या है, थोड़ा सा समझ के चलो। जैसे आपको कोई भी वेक्टर दिया जा रहा है, तो वेक्टर दिया जा रहा है, तो उस वेक्टर के अंदर आपका एक्स एक्सिस में वो कितना चल रहा है और वाई एक्सिस में वो कितना चल रहा है और जेड एक्सिस में वो कितना चल रहा है, तो वो जो आप मेजर कर रहे हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो मेजर आप करते हो वही आपका क्या कहलाता है, रेशोज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशोज कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? जैसे कि हम बात करें, कोई भी आपका आर वेक्टर है और उस आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो आपका ए आई कैप प्लस का बी जे कैप और प्लस का सी के कैप दे रखा है। तो यहाँ पे आपके जो आई कैप जो बताता है एक्स एक्सिस को बताएगा, जे कैप जो बताता है आपको वाई एक्सिस और के कैप जो बताता है आपका जेड एक्सिस को बताता है। तो इसमें ये कितना कितना चल रहा है, ए बी सी। तो ए बी सी बेसिकली आपके क्या हो जाएंगे भाई, ए बी और सी, यही आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं, रेशोज कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं। अब डायरेक्शन रेशो के साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं, क्या इसी तरह का और भी वेक्टर हो सकते हैं। यदि हम इसके रेशो में चेंजेस करें, यदि इसमें 2 से गुणा करते हैं तो आपका रेशो क्या होता है, सेम ही रहता है। इसमें यदि हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भी रेशो आपका क्या रहता है, सेम रहता है।
तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि यदि हम रेशियोज को चेंज करते हैं तो आपका यहाँ पर वेक्टर का भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ये आपका एक कॉमन वैल्यू होता है। डायरेक्शन रेशो क्या होता है? कॉमन वैल्यू होता है, ठीक है नहीं? ये आपका एक रेशो में भी बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है? तो ये फिक्स वैल्यू है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। और दूसरी चीज आप बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। किसकी बात करें? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है? ये एक तरह की डायरेक्शन होती है। क्या होती है भाई? डायरेक्शंस होती हैं। अब ये डायरेक्शन किसकी है? जैसे कि हम बात करें इस आर वेक्टर की, तो ये जो आर वेक्टर है वो एक्स अक्ष से किस डायरेक्शन में है? ये एक्स अक्ष से किस डायरेक्शन में है, और ये वाई एक्सिस से किस डायरेक्शन में है, और ये जेड एक्सिस से आपका किस डायरेक्शन में है, ये आपको बताता है कि एक्स एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन में ये दे रखा है। तो ये बेसिकली आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या बताएगा भाई? इस आर वेक्टर के बारे में बताएगा और इसके डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है कि नहीं? अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में यदि ये डायरेक्शन को बता रहा है तो इसको हम एक नाम से भी जानते हैं, जैसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एम से। और जेड एक्सिस को इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को आगे चल के हम क्या बोल देते हैं भाई? इसी को हम बोलेंगे कॉस अल्फा, इसी को हम बोलेंगे कॉस बीटा, और इसी को हम बोलते हैं कॉस गामा, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है कि अल्फा बीटा गामा तो ये क्या है? एंगल है। अब एंगल है तो ये डायरेक्शन को कैसे बता रहे हैं? तो आपको यहाँ पे अभी बताया था, जब आपको पैरेललोग्राम लॉ कराया था तो उसमें आपको ये बताया था कि यदि हम दो वेक्टर्स का सम करते हैं तो उसका एक वेक्टर और उसके रिजल्टेंट के बीच का यदि हम एंगल निकालते हैं तो वो किसको शो कराता है? डायरेक्शन को। तो जो बेसिकली जो एक्स आपके जो एंगल्स हैं वो किसको शो कराते हैं? वो डायरेक्शन को शो कराते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? जिस तरह से जैसे कि हम समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा क्या होता है भाई? एक्स एक्सिस होता है। और ये हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। और ये जो जेड एक्सिस है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना? ये इस तरह से होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू बोर्ड रहता है, ध्यान रखना। तो ये आपका इस तरह से होता है। इसको शो कराने के लिए आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं भाई? इस तरह से लिटा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि हमें इसको शो करना है तो हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। ये आपका क्या कहता है भाई? जेड एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? जेड एक्सिस, ठीक है? अब यहाँ पे आपका कोई भी आर वेक्टर दे रखा है, ये आपका यहाँ पे आर वेक्टर है। तो ये आर वेक्टर बेसिकली क्या है ये हमें समझना है, ठीक है? हाँ, मैं कह रहा टीवी चल रही है के अंदर। नहीं वही है। अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को कंटिन्यू रखिए। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या है? आर वेक्टर दे रखा है। अब ये आर वेक्टर आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से किस तरह से किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, ये आपको कौन बता के चलेगा भाई? ये डायरेक्शन कोसाइन बता के चलेगा। तो देखोगे एक्स एक्सिस एक किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करके चलते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। और ये आर वेक्टर ही आपका वाई एक्सिस से किस डायरेक्शन में है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। अब ये जेड एक्सिस इस तरह से होता है।
आपको तो यहाँ पे इस तरह से शो कराया जा रहा है, लेकिन ये होता किस तरह से है, जो बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से होता है जिस तरह से ये मार्कर है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये जो है वो इस तरह से आपको शो कराने के लिए 2D पर 3D शो कराया जा रहा है, इस वजह से आपको ये रिप्रेजेंट इस तरह से कराया जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं और ये हमें शो कराते हैं। यदि हमें इसके डेप्थ में जाना है तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये आपकी डिस्टेंस होगी, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अब लंबवत कर्ण देखना पड़ेगा, और लंबवत कर्ण होगा तो यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाएगा, और कॉस अल्फा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो वो सारी चीजें हम निकाल के चलेंगे, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि आर वेक्टर आपका क्या दे रखा है। आर वेक्टर बेसिकली दे रखा है ए आई कैप प्लस का बी जे कैप और प्लस का सी के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन को ही शो कराना है, तो आर वेक्टर का भी हमें डायरेक्शन वाले पदों में ही आंसर चाहिए। अब डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या करते हो भाई, डायरेक्शन बताने के लिए आप इसका क्या निकालते हो, कैफ निकालते हो। तो कैफ का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो आर कैफ इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए कि आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए आर वेक्टर होता है। तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इसके लिए क्या है, आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट, और आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप। इसी तरह से बी अपॉन रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आप इसको क्या करोगे भाई, जे कैप है और प्लस सी अपॉन आ जाएगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका के कैप। तो आपका जो आर कैप है, अब बेसिकली ये क्या है, आपका डायरेक्शन को शो कराने के लिए कंडीशन हो चुकी है। इसका मतलब ये आई कैप में कितना आपको शो कराने वाला है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही आपका क्या कहलाएगा भाई, कॉस अल्फा कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा भाई, एल कहलाएगा। और यही आपको ये बता के चलेगा ये एक्स अक्ष में कितना आपको शो कर रहा है और किस डायरेक्शन में है। यही हमें क्या बताएगा कि ये आप एक्स अक्ष में कौन सी डायरेक्शन है। तो एक्स अक्ष में बेसिकली क्या है आपका ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आया कि एल बराबर के हमारा जो होने वाला है वो आएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। और जो आपका एम है वो आ जाएगा आपका बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ये आपको विजिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे एन बराबर के क्या आ जाएगा भाई, सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एल बराबर के ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, और एम बराबर के बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर के सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट भी हैं जो आपको याद होने चाहिए, ओरली आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो एल एम और एन ये डायरेक्शन आपके क्या है, कोसाइन है, और आप डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से निकाल सकते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और डायरेक्शन कोसाइन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है, और इसको हम एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एल जो है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन को बताएगा, एम जो है वो वाई एक्सिस को, एन जो है वो जेड एक्सिस को। कॉस अल्फा जो है ये भी आपके डायरेक्शन कोसाइन को शो करता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ के चलिए कि आपको यहाँ पे एल बराबर की आपको दे रखा है और आपको एम बराबर के भी दे रखा है, ठीक है, और आपको एन बराबर के भी दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज करके देखो कि एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये करके देखो कि आपका रिजल्ट क्या आता है, ये हमें थोड़ा सा देखना है। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस एम स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, बी स्क्वायर अपॉन
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से आप सी स्क्वायर करोगे अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो आपका जो नीचे आपको बचने वाला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन आपका आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके जो नीचे आपको जो संख्या दे रखी है वो तीनों ही संख्या कैसी है, सेम है। तो इन तीनों संख्या को जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा भाई, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेके चलोगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऊपर वाले का भी क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कैसी है, बराबर है, तो ये एक दूसरे से कट जाएगी। अब जब एक दूसरे से कट जाएगी तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो आपको एक रिजल्ट कराया जाता है और आपको याद ही होना चाहिए। और ये रिजल्ट क्या है आपका, ये रिजल्ट आपका ये आ गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और एल बराबर के हम कॉस अल्फा भी बोलते हैं, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कॉस पे स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस पे स्क्वायर बीटा प्लस कॉस पे स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है कि आपसे ये कई बार पूछा है कॉस पे स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस पे स्क्वायर बीटा प्लस कॉस पे स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे बोर्ड में तो कई बार पूछा गया है और कंपटीशन में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कंपटीशन में इससे रिलेटेड और भी यहाँ पे चर्चा की जाती है, ये रिजल्ट ना पूछ के कुछ और भी रिजल्ट आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये पता है कि साइन पे स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हो कि कॉस पे स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस पे स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिसको इसकी जगह पे यदि आप पुट करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आपको चेक करना है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन ये ज्यादातर पूछा जाता है। ये तो आपका पता ही है, सभी बच्चों को ज्यादातर पता रहता है, लेकिन ये जो रिजल्ट आप निकालने वाले हैं ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है और इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कंपटीशन से भी ये रिलेट करता है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप करके देखो कि क्या आएगा भाई, इसको यहाँ पे इस पे पुट करो तो यहाँ कॉस पे स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर अल्फा, ये हो गया, प्लस कॉस पे स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूँ भाई 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, प्लस और कॉस पे स्क्वायर गामा को लिख सकता हूँ 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर गामा, और ये आपका बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 माइनस साइन पे स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर बीटा, और ये आपको दिख रहा है भाई कि 1 प्लस 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का साइन पे स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन पे स्क्वायर बीटा और माइनस का साइन पे स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये माइनस वालों को उधर भेज दो और 1 को इधर लेके आते हैं तो 3 माइनस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन पे स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पे स्क्वायर बीटा प्लस साइन पे स्क्वायर गामा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 और साइन पे स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पे स्क्वायर बीटा और प्लस साइन पे स्क्वायर गामा, ये बेसिकली क्या होता है आपका 2 होता है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि साइन पे स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पे स्क्वायर बीटा प्लस साइन पे स्क्वायर गामा का मान क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दिक्कत आती है, इस वजह से आपको ये वाला रिजल्ट याद है तो ये भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। और इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, 2 आता है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, 2 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपकी डायरेक्शन रेशोस और डायरेक्शन
कोसाइन से रिलेटेड जो भी चर्चा होती है वो सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमें ज्यादातर कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब तक आपने जो पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखो डायरेक्शन रेशियो तो सिंपल है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन को लेकर हम चर्चा करते हैं। देखो इसको एल से, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस को बताता है, मतलब एक्स एक्सिस में कितना वो चलता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को ये शो कराएगा एल। ठीक, और जो आपका एम है वो वाई एक्सिस को बता के चलता है कि वाई एक्सिस में वो किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस डायरेक्शन को बताएगा। और एन जो है वो आपका जेड एक्सिस डायरेक्शन को बता के चलता है। अब एल को ही या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को ही हम क्या बोल के चलते हैं, इसी को हम बोल के चलते हैं कॉस अल्फा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉस बीटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस गामा बोलते हैं। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो क्या आया था भाई, आपका ए अपॉन रूट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। ये क्या होता है आपका बी अपॉन रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। इसी तरह से ये भी होता है आपका सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, तो ये आपको याद रखना है कि एल एम और एन क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होते हैं, और हम किस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और क्या हमारे डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि आप किस तरह से डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो यदि आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए। जैसे कि अभी हमने आर वेक्टर माना था, तो आर वेक्टर को ही हम लेके चलते हैं, जिससे कि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किए थे और कैसे हमने सॉल्यूशन किया था। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला गया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2i कैप और प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन रेशोज क्या है, आपसे पूछा गया है कि दिक् अनुपात क्या है, डायरेक्शन रेशो क्या है, तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि डायरेक्शन रेशोज जो है वो आपके क्या आ जाएंगे 2, 3, 4 4 हो जाएगा। ठीक है, आई कैप के सामने जो तो एक्स एक्सिस का हो जाएगा, जे कैप के सामने जो बैठा है वो वाई एक्सिस का रेशो आ जाएगा, और के कैप के सामने जो बैठा हुआ है वो जेड एक्सिस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जब डायरेक्शन कोसाइन बताना है, डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो इसका मतलब आपको आर कैफ निकालना है। क्या निकालना है, आर कैफ निकालना है। और आर कैफ बेसिकली क्या होता है, आपका आर कैफ होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। अब आर वेक्टर क्या है आपका 2i कैफ प्लस के 3j कैफ और प्लस के 4k कैफ, और अपॉन में क्या कर देना भाई, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालोगे तो आपका आई कैफ का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आपका जे कैफ के कोफिशिएंट का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस और के कैफ के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके चलोगे। तो इसी तरह से आप क्या करोगे भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 2i कैफ प्लस 3j कैफ और 4k कैफ, और अपॉन में क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। तो रूट के अंदर क्या आ गया भाई, ये आ गया 4 और ये आपका आएगा 9 और ये आपका आ गया 16। तो रूट 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 29 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको ही नीचे बैठा देना है, इसको ही क्या कर देना है आपको, आई कैप जे कैप और के कैप के इन सभी के नीचे है, ये सभी के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई कैफ इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आएगा 2 अपॉन रूट 29 आई कैफ और प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैफ और आपका जाएगा 4 अपॉन 29 के कैफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन आप बता सकते हो कि आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि आर कैफ क्या है। अब आर कैफ जैसे ही आपको पता चला तो आई कैफ का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा भाई, कॉस अल्फा कहलाएगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2 अपॉन 29 रूट 29, और ऐसे ही आपसे पूछा गया कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर के क्या आ जाएगा 3 अपॉन रूट
9। ठीक है, इसी तरह से आपसे कॉस गामा के बारे में पूछा है, तो के कैफ का जो कोफिशिएंट है या के कैफ का जो रेशो है वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं भाई एल, तो एल भी लिख सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम एम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम एन बोल देते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि एल, एम और एन किसको बोलते हैं, और हमें यदि इसकी वैल्यू पूछता है तो आप इसको भी बता सकते हैं। ज्यादातर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ज्यादातर रखा करो, जिससे कि आपको पता रहता है ये क्या निकालना है, आपको कॉस डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और कोसाइन निकालना है तो इसका मतलब आपको कॉस से रिलेटेड बातें चलने वाली हैं, तो कॉस से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आज का लेक्चर हमारा यही है कि आप पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर के साथ साथ डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप इस लेक्चर में आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस रहता है उसी तरह से आपका ऑनलाइन क्लासेस भी रहेगा। आपका कोई भी डाउट रहता है आप लाइव चैट में आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके सभी डाउट क्लियर कराए जाएंगे। आपको बस पेशेंस रखना है और कंटिन्यू अपनी क्लास को करते रहना है, और अपने नोट्स को भी बनाते हुए चलना है। ठीक है कि नहीं, और उसका ही बार बार आप रिवीजन करते रहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक, तो आपका जो सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं, और क्लास 12th का जो भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा। तो आप डीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए और अपने डाउट क्लियर करते रहिए। ठीक है, अब कल मिलते हैं।